HMA 24 अक्सर इसे कोर्ट्स डील करती हैं 125 CRPC की तरह और यही सबसे बड़ी भूल भुलैया हो जाती है। और इसी वजह से अक्सर मैंने देखा है कि पति लोग यहां पर HMA के अंदर डाइवोर्स डालने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे हम डाइवोर्स डालेंगे तुरंत पत्नी वहां एक मेंटेनेंस का केस लगा देगी। हालांकि एक ऑप्शन अब भी शुरू हुआ है 1-2 साल से, और इसको कई पतियों ने जाकर हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया, और हाई करीब करीब काफी अच्छे तरीके से हाई कोर्ट्स ने इस बात को समझा भी है कि भाई हर वक्त मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है, खास तौर से दो जगह से पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले सकती। हालांकि इसको लेकर एक कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी हमेशा बनी रहती है। कई कोर्ट्स इसको मानते हैं कि नहीं, दो जगह से मेंटेनेंस ले सकती है, कई लोग इसको डिनाई भी करते हैं, पर अभी तक इस पे कोई क्लियर वर्डिक्ट नहीं आया है। कानून तो यही कहता है कि समान आधारों पर या फिर एक बार किसी से मॉनेटरी बेनिफिट कहीं से ले लिया है तो फिर वो दोबारा नहीं ले सकते। पर क्योंकि डिफरेंस है 125 CRPC में और HMA 24 में, इसलिए आज का ये जो वीडियो है HMA 24 को कैसे हटाना है और किस तरह से आप तुरंत रिजल्ट निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी गड़बड़ पत्नी जो करती है HMA 24 में 125 की तरह उसे लेकर आती है और उसी का फायदा पति उठा सकते हैं। तो ये वीडियो आज इसी तरह के सॉल्यूशंस आपको ट्रिकी तौर पे देगा। दोस्तों, इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप एजुकेटेड हो। एजुकेटेड होने से फायदा क्या होता है? देखिए, एजुकेटेड होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम कुछ कोर्सेज चलाते हैं। उन कोर्सेज के अंदर हम आपको गाइड करते हैं वो बेहतरीन नॉलेज जो अक्सर कई बार लोग बताने से रह जाते हैं आपको, जो आपके गाइड होते हैं, मेंटोर होते हैं या फिर आपके काउंसलर्स होते हैं। या फिर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो जरूरत के हिसाब से सिचुएशनल प्रोग्रामिंग में आनी चाहिए, यानी कि जैसी सिचुएशन है वैसी आनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि ऐसी सफरिंग्स हमेशा केसेस के अंदर, कोर्ट केसेस के अंदर आप लोगों को रहती है, और ये कोर्सेज इसी तरह के अपलिफ्टमेंट आपके नॉलेज का करते हैं और साथ ही साथ आपको बहुत अपग्रेडेड रखते हैं। कोई भी कंडीशन आने से पहले ही आपको रेडी रखते हैं। आपसे पहले जितने लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया बहुत मजबूत है, उनका विल बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनके साथ नॉलेज है और उस एजुकेशन का आज के टाइम में अपने केस में बहुत बेहतरीन तरीके से फायदा ले पा रहे हैं। आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल ले लीजिए और फिर उसके बाद ज्वाइन कीजिएगा। आप अगर इस वक्त कानूनी समस्या में है, आपको लगता है समाधान लिया जा सकता है, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, उसके बाद पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद आपके पास हमारी कॉल आएगी और फिर उसके बाद आपसे बात होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, HMA 24 और 125 को अक्सर कोर्ट्स में पत्नी के वकील हमेशा एक जैसी डीलिंग में डाल देते हैं, यानी कि पत्नी को खर्चा दिया जाए, दैट्स इट। पत्नी को खर्चा किस तरह से दिया जाएगा उसके लिए 125 CRPC है, और पत्नी को HMA 24 में किस बात के लिए खर्चा दिया जाएगा उसके लिए HMA 24 है। किस बात के लिए दिया जाएगा? देखिए, असल में HMA 24 इसलिए बनाया गया था कि फैमिली मैटर्स जो हैं उनके अंदर कभी-कभी असहाय पत्नियां होती हैं और उतने टाइम के लिए वो अपने आप को जस्टिफाई करें कि हाँ, हम असहाय हैं, तो उनको खर्चा दिलवाया जाता है जब तक कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स फैमिली मैटर्स में चल रही है। आप एक बात ध्यान दीजिएगा पहले कि पत्नी कभी भी HMA का केस लगाने से बचती है। वो कोई भी धारा HMA की यूज नहीं करती है। वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंसेस ही पति पर और उसके घर वालों पे लगाती है। 498 क्रिमिनल ऑफेंस है, क्वासी क्रिमिनल DV है, 125 सीआरपीसी से ड्रिवन है, यानी इन तीन में ही वो गेम खेलती है। और जैसे ही आप HMA के अंदर डाइवोर्स या सेक्शन 9 डालते हैं, तुरंत आपके ऊपर HMA 24 थोप देती है आपकी पत्नी। यानी कि पत्नी को फैमिली मैटर्स को ले जाकर कोर्ट के अंदर डील करना ही नहीं होता। फैमिली कोर्ट के अंदर वो सिर्फ आपको क्रिमिनल फेस बनाकर पेश करती है हर कोर्ट में, और फैमिली मैटर को फैमिली केसेस के तरह डील नहीं करती है। इसका सीधा साधा रीजन है कि आप अंडर प्रेशर आए। पर मैं आता हूं HMA 24 पे। देखिए, HMA 24 जो है वो पेंडेंट लाइट एक मेंटेनेंस का फॉर्म है। पेंडेंट लाइट का मतलब पहले समझ लीजिए। इसका मतलब है कि कोई वाद, यानी कि कोई केस लंबित है, चल रहा है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो ये उस तरह के मेंटेनेंस की बात की गई है। अब इसके अंदर होता ही है कि इसके अंदर जो खर्चे हैं, जो आपके केस को लड़ने के जो खर्चे हैं, वो खर्चे पत्नी को पति देगा, और या फिर अगर पत्नी सक्षम है पति से ज्यादा तो पत्नी भी पति को दे सकती है और पति भी डिमांड कर सकते हैं। हम अपने कई कोर्स होल्डर्स को इस तरह के बेनिफिट्स दिलाते हैं क्योंकि उनकी पत्नियां अक्सर सक्षम पाई जाती है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है
कि पत्नी की पोल खोलने का आपको रास्ता मिलता है। वो कैसे? देखिए पेंडेंटलाइड, यानी कि आपका कोई केस चल रहा है तो फिर पत्नी के लिए अगर आपने जिसने भी केस लगाया है एचएमए का, वो दूसरी पार्टी को पैसा देगा। जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी ने डाइवोर्स का केस डाल दिया सेक्शन 13 है एचएमए में, तो वहां पर आप उससे बकायदा खर्चा मांग सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल अधिकार होता है। मगर अगर आपने कभी डाइवोर्स डालना है और फिर वहां पर पत्नी जो है एचएमए 24 लगा रही है, तो वो बच्चे का दिन भर का खर्चा, अपने पूरे महीने का खर्चा नहीं मांग सकती। वो सिर्फ उस महीने जो भी खर्चा हुआ है उसका ब्यौरा कोर्ट को देगी और फिर उसके बाद आपसे खर्चा ले सकती है। कोर्ट को ये खर्चे का जो मैटर है इसके अंदर बकायदा प्रिस्क्राइब्ड है और मैंडेटरी रूप से है कि ये 60 दिन में डिसाइड होना चाहिए। आज हम इसी तरह से इस बात को समझेंगे कि इन सारी ट्रिक्स को यूज करके आप पत्नी का झूठा एचएमए 24 हटा सकते हैं। देखिए, पहली चीज यह है कि पत्नी ये एक्सप्लेन करके दे कोर्ट को कि मैं जो खर्चे हो रहे हैं मेरे कोर्ट आने जाने से लेकर और वकील और दूसरे खर्चे जो हो रहे हैं वो बताए। अब सबसे बड़ी बात है, ये खर्चे कभी भी कांस्टेंट नहीं होते, यानी ये वेरी करते हैं, किसी किसी महीने होते भी नहीं है कि मान लीजिए डेट नहीं बढ़ी तो देना भी नहीं। तो यानी इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जिस महीने जो खर्चा होगा वही पति अपनी पत्नी को देगा, क्योंकि अगर उसने खुद ने एचएमए का कोई केस डाला है तो वो अपनी पत्नी को तभी देगा वो खर्चा। अब यहां पर पत्नी क्या करती है, उसको 125 की तरह डील करती है कि साहब मुझे तो महीने की मासिक भत्ता बांध दीजिए। ये मासिक भत्ते की तरह नहीं चलेगा, इसमें कहीं भी मासिक भत्ते की बात नहीं की गई। ये फिक्स नहीं किया जा सकता है, इसको बकायदा पत्नी को डिफाइन करना पड़ेगा, या फिर अगर उसको फिक्स भी कराना है तो उसको हर मद बतानी पड़ेगी, हर यूनिट बतानी पड़ेगी जहां जहां पे वो खर्चा कर रही है। लेट्स से आपकी पत्नी कह रही है कि मुझे ट्रेवल करना पड़ता है कोर्ट आने जाने के लिए। अब मान लीजिए सेम शहर में रहती है, ज्यादातर पत्नियां अपने घर से लगाती हैं, अपने शहर से लगाती हैं, वहां से ऑलमोस्ट उसके डिस्टेंस जो है 5-6 किलोमीटर है। वहां आने जाने का टोटल किराया अगर मान लीजिए वो बस से भी नहीं ऑटो से आ रही है, हालांकि आपको यही प्रेफर करवाना है कि साहब बस से भी आ सकती है, ऐसे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होती नहीं है, तो वहां पर 50-60 रुपया आने जाने का हो जाता है, 30 रुपए आने का 30 रुपए जाने का, ये आपका खर्चा हो गया उसका आने जाने का। अब वो अपने पिताजी के साथ स्कूटर पे बैठ गया है, गधे पे बैठ गया है, उससे कोई मतलब नहीं। पर आप एक जनरल खर्चा दे सकते हैं, ये नहीं कि मेरे तो पापा की मैं कार में बैठ के आती हूँ, वो तो एवरेज ही 8 का देती है और उसके अंदर आने जाने में हमारा 4 लीटर डीजल जल जाता है, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बराबर ही मिनिमम खर्चा दे सकते हैं। अब वो ये कहती है कि मुझे कई बार कागज खरीदने पड़ते हैं, कई बार मुझे स्टाम्प खरीदने पड़ते हैं, कई बार मुझे किसी को कोई छोटे-बड़े खर्चे भी देने पड़ते हैं, तो वो चीज भी वो वहां बता सकती है। तो इस तरह का जिक्र वहां पे मांगिए कि आपको स्टाम्प ड्यूटी का या किसी तरह की स्टाम्प रेवेन्यू टिकट खरीदने का कोई खर्चा होता है, आप कोर्ट में बताते रहिए, मैं देते रहूंगा। अब ये ज्यादा बड़े खर्चे नहीं होते, कभी 5 रुपए का टिकट लगा दिया, ऑब्जेक्शन में एप्लीकेशन लगा रही है तो शुरुआत में जरूर रेवेन्यू और स्टाम्प और इस तरह का खर्चा हुआ होगा, कोर्ट फीस लगी होगी, तो ठीक है, वो सारा मिलाकर वो बता सकती है। और वो सब जो है कोर्ट की बकायदा प्रिस्क्राइब्ड एक गाइडलाइंस होती है, गाइड होती है, उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है। तो अगर पत्नी नहीं भी बता रही है तो आप उस हिसाब से बना के दे दीजिए, आप भी अपनी तरफ से उसको डिस्क्राइब करा सकते हैं। इसी तरह से पत्नी कहती है कि हाँ साहब, मैं जो हूँ एक वकील भी करके घूम रही हूँ, तो फैमिली कोर्ट्स एक्ट सेक्शन 13 बकायदा इस बात का विरोध करता है कि कोई भी पार्टी अपने साथ वकील कोर्ट में नहीं लेके आ सकती। फैमिली कोर्ट के अंदर अगर उसको चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा वो वकील रख सकती है, पर एक कोर्ट फ्रेंड की तरह, यानी कि एमिकस क्यूरी की तरह, यानी कि न्याय मित्र के रूप में वो सिर्फ उसे मदद कर सकता है, कोर्ट में जिरह और बहस नहीं कर सकता है, तो उससे वो बाउंड है। फिर भी कई बार वो कह देती कि नहीं साहब, मेरा तो 50-60 हजार रुपया या लाख रुपए महीने का वकील है, और आप भी स्ट्रैप को उसके लिए रेडी रखिए कि वो बोले ऐसा कि मेरा वकील 1-1.5 लाख रुपए का है, 2 लाख का है। अब क्या होता है कि ऐसे डिक्लेरेशन जनरली वकील देने नहीं देते, पर कभी कभी बेवकूफी में हो जाता है ऐसा कि वो लिखवा देती है। आपको बड़ा फायदा होने वाला है इससे। आप तुरंत हाईकोर्ट जाइए, इसको चैलेंज कर दीजिए, इस एचएमए 24 के केस को, कि साहब मेरी पत्नी जब 1.5-2 लाख रुपए का वकील रख रही है और अब तक उसी ने उसको फीस दी है, तो 1.5-2 लाख रुपए उसके पास आने का मतलब वो सक्षम है। देखिए, 1.5-2 लाख रुपए एक अच्छी खासी रकम है जिससे व्यापार या बिजनेस किया जा सकता है। कोई आदमी ये मान के चलता है धंधे के हिसाब से कि अगर 1.5-2 लाख रुपया कोई लगा सकता है, तो इसका मतलब वो 10,000 रुपए मिनिमम पे कहीं भी कमा सकता है 2 लाख रुपए लगा के। यानी वो 2 लाख रुपए लगा के कहीं पे अपना अगर छोटा मोटा व्यापार भी करती तो 10-20 हजार रुपए महीना कमा सकती थी। ये बहुत सिंपल बात है। तो ये अगर एक सक्षमता को शो करता है, तो अगर वो 1.5-2 लाख रुपए सिर्फ वकील पे खर्च कर रही है, इसका मतलब उतनी सक्षमता उसकी है
कि 10-20 लाख रुपए उसके पास होंगे होंगे और वो 10-15-20% उस अपनी इनकम में से निकाल के दे रही है, अपनी सेविंग में से निकाल के दे रही है, और ये उसकी सक्षमता को दर्शाता है। ऐसा कई बार हुआ है और ऐसी चीजों को ज्यादातर लोगों ने चैलेंज किया है और ऐसी बेवकूफियां अपनी पत्नियों से कराई है, और इस ट्रैप में पत्नियां फंसती हैं और फिर उसका फायदा जो है पति को मिलता है। एचएमए 24 में एक दूसरी चीज ये भी आती है कि आप तुरंत एक ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि इसमें मासिक भत्ते की बात नहीं की जाए, किसी तरह का महीने का खर्चा मैं नहीं दूंगा, इसमें बच्चे तक का खर्चा मांग लिया जाता है। मजे की बात सुनिए, हाँ कभी कभी होता है कि बच्चे के नाम से केस चल रहे होते हैं, और बच्चे का खर्चा देना तब तक जायज नहीं है जब तक कि बच्चे के नाम से कोई केस में आप डील नहीं कर रहे हैं। आप डाइवोर्स तो बच्चे से नहीं लेंगे ना, या सेक्शन 9 तो बच्चे के लिए नहीं लगाएंगे, वो तो पत्नी के लिए ही है या पति के लिए है। तो ऐसी सूरत में आप बहुत अच्छा ट्रैप बना सकते हैं इसको, और इसको बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे अच्छे जजमेंट्स भी हैं जिन पे मैंने पहले वीडियो भी बनाया है कि भाई दो जगह से आप मेंटेनेंस नहीं ले सकते। इसका रीजन यही है कि मेंटेनेंस नहीं है ये, ठीक है, इसको पेंडलाइट मेंटेनेंस बोल दिया जाता है, पर मेंटेनेंस बोल देने से इसका काम कहीं भी मासिक भत्ते से नहीं जुड़ता है। इसको मासिक भत्ता मत बताइए, इसको कोर्ट को भी डिफाइन कीजिए और ऑब्जेक्शन डालिए कि महोदय ये जो आप स्थिति बना रहे हैं कि मेरी पत्नी को मासिक भत्ता दिलवा रहे हैं, ये मासिक भत्ते का ऑप्शन 125 में है। आप जब अगर इसको कोई खर्चा यहां से दिलवा रहे हैं तो ये जस्टिफाई करवाइए कि इसको यहां पर खर्चा कितना हो रहा है कोर्ट के हिसाब से। मैंने कई बार ऐसी कोशिश कराई है, पत्नी 20-20 हजार रुपए महीने का खर्चा बता देती है। जब उसको जस्टिफाई किया जाता है कि भाई खर्चा एक-एक यूनिट के हिसाब से बताए, वो लमसम में 20,000 रुपए बोल देती है, तब वहां पर आप देखेंगे कि वो कुछ बताने की पोजीशन में नहीं होती है। दूसरी चीज, इस तरह के एविडेंस नहीं हो तो आपको मेंटेनेंस देने से कोर्ट को रोक सकते हैं कि मैं नहीं दूंगा, ये पेंडलाइट मेंटेनेंस है और इसके लिए मैं बाउंड नहीं हूं पैसा देने के लिए। जी हां, आप इस तरह से एक मुश्त मांगी गई रकम के लिए बाउंड नहीं है। आप कोर्ट के दिए गए फैसले, अगर आपके खिलाफ फैसले भी आ गए एचएमए 24 में, तो तुरंत हाई कोर्ट जाकर इसको बकायदा क्वेश्चन कर सकते हैं कि साहब ये पेंडलाइट था, इसके अंदर कोर्ट ने कुछ भी मुझे डिसाइड करके नहीं दिया है, लमसम पैसा बांध दिया है और ये बताया ही नहीं है कि पत्नी को इस तरह के खर्चों की जरूरत कैसे पड़ रही है, कहां वो खर्च कर रही है ये भी नहीं बताया है, किस लिए और किस किस को दे रही है ये भी नहीं बताया है, ना इसकी कोई ओरिजिनल रसीद दी जा रही है मुझे, बस बकायदा कोर्ट ने दादागिरीपूर्ण रवैये से इस पैसे को बांध दिया है। तो फैमिली कोर्ट्स को इस तरह का हैरेसमेंट रोकना चाहिए, ये फैमिली कोर्ट्स की भी जिम्मेदारी है, और यहां पर आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह से एचएमए 24 आप पे लग गया है तो बेवकूफ बनना बंद कीजिए। इस बेवकूफी में मत उतरिए कि वो मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस सिर्फ 125 सीआरपीसी का ही ऑप्शन है, मासिक भत्ता जिसे कहते हैं, अगर हिंदी में आप ढंग से समझने चाहें मंथली मेंटेनेंस, वो पूरी तरह से 125 की जिम्मेदारी पर है। पत्नी को अगर मेंटेनेंस चाहिए तो 125 में जाए, और आप ऑब्जेक्शन भी बना सकते हैं अगर आपके खिलाफ ऑर्डर हुआ है तो ऑब्जेक्शन डालिए कि साहब ये एचएमए 24 के अंदर सिर्फ खर्चों की बात कीजिए, यहां पर मासिक भत्ते की बात मत कीजिए। कभी कभी कुछ लोग कह देते हैं कि साहब इसमें मंथली कुछ लिखा हुआ है, हाँ मंथली कुछ इसमें लिखा हुआ है, पर वो मासिक भत्ते से रिलेटेड नहीं है। मंथली उसे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं कोर्ट के अंदर उससे रिलेटेड है। अगर आपको पूरी बात समझ में आ गई है, आप इसके अंदर ये समझते हैं कि इस तरह की चीज आपके साथ हुई है और अभी तक कोई न्याय नहीं मिल रहा है, तुरंत हाईकोर्ट की राह पकड़िए और खुद जाके अपना मैटर डिसाइड कर लीजिए। बड़ा आसानी से डिसाइड होता है, कोई भी कोर्ट इसको आसानी से समझता भी है कि हाँ साहब इस चीज को हम जस्टिफाइड मानते हैं कि ये कोर्ट में होने वाले खर्चों पे बात होनी चाहिए थी, यहाँ पत्नी को मासिक भत्ता नहीं दिलाना चाहिए था, उसके लिए 125 में वो जा सकती थी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।